नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के आज के इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता के रिजल्ट की चिंता अब छात्रों को होने लगी है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है वो उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया है। और यूपी में प्राइमरी से बीएड को बाहर करने पर काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सब तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बीएड की बात करते हैं, जहां पर एक तरफ से राजस्थान से बीएड को हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बाहर किया गया है, वहीं लखनऊ में जो है प्रथम वरीयता केस अपडेट जानने के लिए आज शाम सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे सर से मुलाकात करके केस की अपडेट जाना और राजस्थान कोर्ट ऑर्डर की प्रति को सौंपा है। केस लिस्टेड के लिए एप्लीकेशन डलवा दिया गया है, जल्द ही केस लिस्टेड होगा। बाकी लखनऊ में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए याचिका जल्द पड़ने वाली है। तो ये न्यूज़ जो आ रही है, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। तो इस तरह का काम हो रहा है, याचिका जल्द पड़ने वाली है और इससे बीएड को बाहर करने के लिए छात्रों ने अब कमर कस कर ली है। राजस्थान के बेस पर यूपी से बीएड को बाहर करेंगे। कल एक रिजल्ट जारी किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, और यह पीसीएस 2021 का रिजल्ट था। रिजल्ट बहुत ही कम समय में जारी किया गया, एक रिकॉर्ड बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे नियम चल रहा था कि 13 गुना अभ्यर्थी प्री में पास किए जाएंगे, और इस नियम को नए अध्यक्ष जी ने बदल दिया था और उन्होंने 15 गुना कर दिया था। 13 गुना की जगह 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, ये नियम बनाया था। जितने पद होंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितनी पोस्ट आती हैं उतने पोस्ट के अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो केवल 11 गुना लोग पास हुए। इसका कारण क्या है आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 गुना अभ्यर्थी पास किए गए, जबकि मानक जो है वो 15 गुना का है। विशेषज्ञों ने पहले से आशंका जताई थी कि सीसेट का जो पेपर आया था, पेपर 2 जो आता है, वो जो है काफ़ी उलझाऊ पेपर था और उसको क्लियर कर पाना सभी के बस की बात नहीं थी। तो इस वजह से जब रिजल्ट इतना कम गया है तो जो मेरिट बताई गई थी, यानी कि जो कट ऑफ बताया गया था, वो सब का सब कट ऑफ पूरा जो है डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि कट ऑफ जो बताई जाती है पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। पेपर 1 में जीके के प्रश्न आते हैं, जीएस के प्रश्न आते हैं। पेपर 2 में सीसेट के प्रश्न आते हैं, सीसेट के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 ये मान लिया जाता है कि भाई ये तो क्लियर हो ही जाएगा, हमेशा क्लियर हो जाता है लोगों का। बहुत ही कम लोगों का सीसेट पेपर 2 रुकता है। इसमें 33% पासिंग मार्क होता है कि 33% आप नंबर ले आइए तो इसमें पास। इसके नंबर मेरिट में जोड़े भी नहीं जाते हैं, मेरिट बनती है केवल इसके नंबर से। तो इसी के बेस पे जो कट ऑफ बताया गया था, वो मैंने भी कट ऑफ बताया था, 105 प्रश्न बताया था कट ऑफ, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व का है। लेकिन जो मेरिट गई है, मेरिट काफ़ी लो गई है। क्यों मेरिट काफ़ी लो गई है? क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर पेपर 2 में 33% ला ही नहीं पाए। जब ये लाए नहीं नंबर यहाँ पर, तो इनकी कॉपी जो है जीके जीएस वाली चेक ही नहीं हुई, उसको चेक ही नहीं किया गया। जब चेक नहीं किया गया तो मेरिट कम चली गई। तो ये कौन से छात्र हैं जो 33% नहीं ला पाए? ये वो छात्र हैं जिनका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज़्यादा नंबर वहाँ पे लाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अकल लगाने वाला काम होता है, ट्रिकी काम होता है, यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। और इसको जब टफ कर दिया गया तो और वो सब फेल हो गए, यानी कि जो ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग थे वो सब फेल हो गए। अब बचे कौन हैं? बचे वो लोग हैं जो जिनकी रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हैं, जिन्होंने इस पेपर को, पेपर 2 को क्वालिफाई कर लिया। और यहाँ पर एवरेज नंबर जो लाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, इसलिए उनका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो गया है। अब वो मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 13 गुना से आपने 15 गुना तो कर दिया था, लेकिन रिजल्ट में 11 गुना क्यों आया है? तो इस पर आयोग ने कहा है कि 15 गुना भी आया है रिजल्ट, और कई ग्रुप में रिजल्ट आता है। जैसे एग्जीक्यूटिव ग्रुप आता है, इसमें एग्जीक्यूटिव ग्रुप का रिजल्ट आता है, एग्रीकल्चर का आता है, और आपका फॉरेस्ट वाला आता है, फॉरेस्ट ऑफिसर वाला,
तो इन कई ग्रुप में जो है 15% दिया गया है, जहाँ पे लोग मिले हैं वहाँ पे दिया गया है, और जहाँ पे लोग नहीं मिले उसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग का दावा है कि कई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कई ग्रुपों में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार क्वालिफिकेशन के आधार पर पीसीएस के पद 7 से 8 ग्रुपों में बांटे होते हैं। सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य था। न्यूनतम अंक पाने पर ही प्रथम प्रश्न पत्र की ओएमआर जांची जाती है। परीक्षा में सीसेट पेपर से मिले अंक नहीं जोड़े जाते हैं। कुछ ग्रुपों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीसेट के पेपर में 33% अंक प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र में भी सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35% अंक की अनिवार्यता होती है। तो ये तो हो गई भाई कट ऑफ की बात। और कट ऑफ कम क्यों गया है, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। 15 गुना की जगह 11 गुना ही क्यों सेलेक्ट हुए हैं, इसका उत्तर भी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया है। अब इस रिजल्ट से संबंधित कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपी टेट पेपर लीक मामले में सचिव परीक्षा नियामक संजय गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्हीं के ऊपर गाज गिरी है। इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि पेपर किसी भी तरह से लीक ना होने पाए। पहले इनको सस्पेंड किया गया, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद विशेष कार्य बल STF ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की चहेती कंपनी के नियमों को दरकिनार कर प्रश्न पत्र मुद्रण का काम देने के दोषी पाए गए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निलंबित सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली कंपनी RSM फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद से पूछताछ में संजय की संलिप्तता सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। शासन ने संजय को मंगलवार को निलंबित किया था। STF की नज़र अब कई और आरोपियों पर टिकी है। पेपर लीक करने वालों से लेकर साल्वर गिरोह के कई सदस्यों की तलाश चल रही है। अनिल भूषण को फिर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव बनाया गया है और अनिल भूषण चतुर्वेदी की तैनाती की गई है। वे इस समय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत है। 5 माह पहले चतुर्वेदी के तबादले के बाद ही संजय उपाध्याय को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव बनाया गया था। यह संयोग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में काफ़ी बदलने और मूल्यांकन में गड़बड़ी होने पर तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को निलंबित किए जाने के बाद भी अनिल भूषण को ही विपरीत परिस्थितियों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब फिर पेपर लीक होने पर उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं मनोज कुमार अहिरवार बनाए गए हैं। वे इस समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सीतापुर में उप प्राचार्य हैं। दोनों पदों पर तैनाती के आदेश जारी किए जा चुके हैं। तीनों कृषि कानूनों पर की वापसी पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं, सरकार बोल रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद विपक्ष आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है उसके पास आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मंगलवार को भी लोकसभा में कई सदस्यों ने मुआवजा देने की मांग की। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को एक लिखित जवाब में बताया कि कृषि मंत्रालय के पास कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसी किसान की मौत का रिकॉर्ड नहीं है। इनके पास नहीं होगा, इनके पास इस तरह के रिकॉर्ड अक्सर नहीं होते हैं। कोरोना में मरने वालों के रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा और मुआवजे के साथ साथ विपक्ष उस रिकॉर्ड को लेकर हावी हो जाएगा। तो इस तरह के रिकॉर्ड यह सरकार नहीं रखती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि
आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। भाई जब रिकॉर्ड नहीं तो सवाल कैसे उठेगा। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दलों ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ बोलना। एक बुलडोजर चलाया जा रहा है, सीएम साहब बुलडोजर लेके घूमते हैं और जहाँ कहीं भी होता है बुलडोजर चला देते हैं। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी को से रौंदते हुए किसानों को वीडियो वायरल हुआ, बुलडोजर गायब हो गया। बुलडोजर का कहीं अता पता नहीं है कि वो बुलडोजर वहाँ भी चलेगा कि नहीं चलेगा। कोरोना में इसी तरह से कितने शिक्षक इलेक्शन की ड्यूटी करते हुए मर गए। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई मुआवजा नहीं। किसान आंदोलन में मुआवजा कैसे देगी सरकार? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यही कहानी है। गोरखपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। योगी संघ खाद्य कारखाने का हवाई सर्वेक्षण मोदी जी करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं 7 दिसंबर को। यहाँ पर जो है खाद्य कारखाने, जो गोरखपुर में खाद्य कारखाना पहले फर्टिलाइजर कंपनी चलती थी, तो उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच खाद्य कारखाना परिसर में रहेंगे। वह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के देश के सबसे बड़े खाद्य कारखाना एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की 9 लाख का लोकार्पण भी करेंगे। फर्टिलाइजर कंपनी गोरखपुर की काफ़ी दिनों से बंद चल रही है और जब योगी सरकार बनी थी तो गोरखपुर वासियों में उम्मीद जागी थी कि इस फर्टिलाइजर कंपनी को और सहजनवा में जूट मिल जो है उसको दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब जब सरकार का टाइम ख़त्म हो रहा है तो एक बार फिर से नगर वासियों में एक उम्मीद जग रही है कि हो सकता है कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में वोट भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए या कोई लॉलीपॉप इनको दिखा दिया जाए। कम से कम काम हो चाहे ना हो, लेकिन समाचार पत्रों में, मीडिया में ये चीज़ चली जानी चाहिए जिससे वोट बैंक मजबूत हो जाए। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और यह 15 दिसंबर हो गई है और आप लोग आवेदन 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। पहले 7 दिसंबर तक थी, अब यह 15 दिसंबर हो गई है। दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई अपडेट, कुछ नई खबरों के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।